नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, आयकर विभाग ने आईटीआर का पैसा वापस करना शुरू कर दिया है। पेंशनर के खाते में 40-40 हजार रुपए भी क्रेडिट होने शुरू हो गए हैं। लेकिन साथ ही साथ आयकर विभाग ने छापेमारी भी शुरू कर दी है। आप भी रहिए होशियार। अगर आपने भी गलत डिटेल्स के साथ आईटीआर फाइलिंग किया है और रिटर्न क्लेम किया है तो आपके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। बेहद संजीदा और महत्वपूर्ण जानकारी है, इसके बारे में आगे जानेंगे। साथ ही साथ अगर आप 1% भी डिसेबल्ड हैं तब भी आपको डिसेबिलिटी पेंशन लागू है। कैसे कंडीशन में लागू होता है इसके बारे में भी आगे आपको बकायदा डॉक्यूमेंट के बेस पर समझाऊंगा। इसके साथ ही साथ कहीं आपको भी गलत टेबल के साथ तो ओआरओपी का भुगतान नहीं हुआ है। ऐसा वाकया सामने आया है कि पेंशनर को कोई और टेबल के हिसाब से ओआरओपी का रिवीजन होना था, लेकिन किसी और टेबल के हिसाब से उनका रिवीजन कर दिया गया है। तो ऐसे में बहुत सारे पेंशनर इस गलत भुगतान का शिकार हो सकते हैं। जानकारी में बने रहिए, बेहद संजीदा और महत्वपूर्ण जानकारी है। इसके साथ ही साथ भारत की आत्मनिर्भरता की कहानी आगे बढ़ रही है, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। दोस्तों, चलिए इन्हीं विषयों को लेकर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। और अगर आप मेरा व्हाट्सएप नंबर चाहते हैं तो चैनल को ज्वाइन करें, आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, फिर आप अपनी पेंशन से जुड़ी हुई समस्याएं मेरे साथ साझा कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जैसे आप देख पा रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की एक और पहचान महेंद्र गिरी फरवरी 2026 से तैनात। जी हां दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना की ताकत में लगातार इजाफा किया जा रहा है। सेना के बेड़े में नए नए हथियार, नए नए इक्विपमेंट, वो भी भारत में बने हुए, उनको शामिल किया जा रहा है। इसमें डीआरडीओ का बहुत बड़ा रोल है और पिछले कई सालों में हमने देखा है कि भारत के अंदर अब डीआरडीओ इन हथियारों को बनाने में बहुत आगे बढ़ चुका है। ऐसे में पिछला जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, वहां पर आकाश जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो भारत का बनाया हुआ एयर डिफेंस सिस्टम था। डीआरडीओ के अगुवाई में बनाया गया एयर डिफेंस सिस्टम था, जिसने कमाल का काम किया है। तो ऐसे ही बहुत सारी पनडुब्बियां, मॉडिफाइड गन्स, इक्विपमेंट्स, जहाज भारतीय सेना को, थल सेना को, नौसेना को, वायुसेना को सौंपे जा रहे हैं। इसके अगले कड़ी में ये जो जहाज है महेंद्रगिरी, ये भारतीय नौसेना को सौंपा जाएगा और फरवरी 2026 में सौंपा जाएगा। ये महेंद्रगिरी जो जहाज है ये बेहद ही एडवांस टेक्नोलॉजी का जहाज है, जो छद्मवेश लेने में यानी कि छुपाव में बहुत माहिर रहेगा। इसका शेप, इसका जो बनावट इस तरीके का है कि ये छुप सकता है, समुद्र में ये गायब हो सकता है। साथ ही साथ इसका रडार सिस्टम, सर्वेलेंस सिस्टम भी बहुत ही अव्वल दर्जे का है। साथ ही ये नॉइज भी, आवाज भी ज्यादा नहीं करता है। इसके अंदर जो वेपन लगे हुए हैं, जो टेक्नोलॉजी है, यह अव्वल दर्जे का है। इसके लिए ये भारतीय सेना में, नौसेना में अगर शामिल होता है तो भारतीय नौसेना की ताकत में और इजाफा होगा कि अब भारत के अंदर ही भारत के इक्विपमेंट बनेंगे, खास करके जो डिफेंस इक्विपमेंट बनेंगे, इसकी और भारत आगे बढ़ रहा है। ये बहुत फक्र की बात है। तो चलिए आने वाले समय में ये महेंद्रगिरी भारत के नौसेना में सम्मिलित हो जाएगा, जिससे भारतीय नौसेना की ताकत में और ज्यादा इजाफा होगा। यह हमारे लिए भी फक्र की बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। गजब है, चाहे 1% हो चाहे 5% हो, आपका डिसेबिलिटी, आपको लागू है डिसेबिलिटी का पैसा। जी हां दोस्तों, कुछ केसेस में अगर आपका डिसेबिलिटी का परसेंटेज अगर 1% भी हो तब भी आपको डिसेबिलिटी पेंशन लागू है। अब कैसे लागू है, सबसे पहले तो मैं आपको एक पीपीओ दिखाना चाहूंगा। पीपीओ देखते हैं। दोस्तों, ये जो स्पर्श का पीपीओ आप देख पा रहे हैं, ये दिसंबर 2017 के एक रिटायरी हैं, उनका पीपीओ है। अब इस पीपीओ में अगर आप देखेंगे तो इनका डिसेबिलिटी वाला पोर्शन ये है। ये डिसेबिलिटी वाला पोर्शन आप देखिए, इनका एक फ्रैक्चर में डिसेबिलिटी था जो एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस डिसेबिलिटी था, लेकिन परसेंटेज उनका था 5%। आप देख पा रहे हैं 5% था उनका डिसेबिलिटी। आप देख पा रहे हैं परमानेंट कंपोजिट डिसेबिलिटी केवल 5%, लेकिन उस 5% को 50% कर दिया गया। कैसे किया गया, किस नियम के आधार पर किया गया? और इनको इस 50% डिसेबिलिटी के हिसाब से डिसेबिलिटी एलिमेंट भी मिलता है। आप यहां पर देखिए, उनका डिसेबिलिटी एलिमेंट भी उनको मिल रहा है, लेकिन 5% डिसेबिलिटी में कैसे 50% डिसेबिलिटी लागू हुआ,
ये रूल, ये नियम आपको भी जानना जरूरी है। बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हो सकते हैं जो इस नियम की जानकारी ना होने की वजह से हो सकता है कभी नुकसान का शिकार हो जाएं। 5% डिसेबिलिटी था, लेकिन फिर भी इन पेंशनर को डिसेबिलिटी पेंशन लागू हो गया था, क्योंकि दोस्तों ये जो पेंशनर थे ये शेल्टर्ड अपॉइंटमेंट विड्रॉ होने की वजह से पेंशन आए थे, वो फौज से इनवैलिड आउट हुए थे। यानी कि दोस्तों आपकी सर्विस मान लीजिए कितनी भी हो, 15 हो, 16 हो, 17 हो, जितने भी हो, अगर आप मेडिकल कैटेगरी परमानेंट है और आपका केस अगर एग्रेवेटेड या एट्रीब्यूटेबल है और आपको जब शेल्टर्ड अपॉइंटमेंट के लिए पूछा जाता है, वहां पर चाहे आप यस कहें चाहे नो कहें, आगे सीओ साहब की तरफ से चाहे यस हो या नो हो, यानी कि विलिंगनेस आपका हो या ना हो, अगर इस कंडीशन में आपका डिस्चार्ज ऑर्डर निकलता है तो आपको अगर 1% भी डिसेबिलिटी होता है तब भी आपको डिसेबिलिटी पेंशन लागू है। आपका जो रिटायरमेंट है वो इनवैलिड आउट कहलाएगा। यानी कि जो परमानेंट कैटेगरी होने के बाद जो विलिंगनेस आपसे लिया जाता है कि आपको सर्विस करना है मेडिकल कैटेगरी के बेस पर या नहीं करना है, तो आप वहां पर विलिंग करते हैं तो आगे सीओ साहब क्या करते हैं, उसको या तो विलिंग करेंगे या अनविलिंग करेंगे। लेकिन आप अगर अनविलिंग करते हैं तो आगे सीओ साहब के हाथ में कोई कुछ है ही नहीं। अगर आपने अनविलिंग किया तो सीओ साहब को भी आगे साइन करना ही पड़ेगा और आपका डिस्चार्ज का डेट निकल जाएगा। तो ऐसे दोनों कंडीशन में, चाहे आपने विलिंग करके सीओ साहब ने अनविलिंग किया, चाहे आपने खुद ही अनविलिंग किया, दोनों केस में आप इनवैलिड आउट कहलाएंगे। और ऐसे इनवैलिड आउट के केस में अगर आपका एग्रेवेटेड या एट्रीब्यूटेबल है मिलिट्री सर्विस के लिए आपका डिसेबिलिटी, तो 1% हो चाहे 5% हो चाहे 19% हो, आपको डिसेबिलिटी पेंशन लागू है। तो ये है कंडीशन दोस्तों इनवैलिड आउट पेंशनर्स के लिए। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। वाह खुशखबरी, इनकम टैक्स रिटर्न शुरू, खाते में आए 40,540, साथ साथ वित्त मंत्रालय का चौतरफा छापा पड़ा, आपके पास भी पड़ सकता है, सावधान। जी हां दोस्तों, सबसे पहले तो खुशखबरी ये है कि जिन्होंने भी आईटीआर भरा था समय से, उनका अब रिफंड होना शुरू हो गया है। एक पेंशनर ने जानकारी दी है, ये देखिए, ये जो जानकारी आप देख पा रहे हैं, उनके खाते में 40,540 रुपए आईटीआर का पैसा आ गया है, वापस आ गया है। जब उन्होंने आईटीआर भरा था, जो टैक्स कटा था, उनका टीडीएस कटा था, वो पैसा वापस आ गया है, जिसकी जानकारी उन्होंने दी है, आपने देखा। लेकिन इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको भी चौकन्ना रहना है, होशियार रहना है। अब अगर आप आईटीआर भरवाते हैं तो सही जगह से भरवाना जरूरी है। गलत डिटेल्स के साथ अगर आईटीआर भरवा दिया, रिटर्न क्लेम कर दिया, आपको पैसा मिल भी गया, तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। इसको लेकर के वित्त मंत्रालय ने कल ही एक प्रेस नोट जारी किया है, जिसमें बड़े छापे की जानकारी वित्त मंत्रालय ने खुद ही दी है। तो चलिए पहले उस प्रेस नोट को देख लेते हैं। दोस्तों अभी अभी आप सबने देखा कैसे आईटीआर भरे जाने के बाद अब रिफंड होना भी शुरू हो गया है। पेंशनर के खाते में 40,540 रुपए का आईटीआर वापस आ गया है। अब ऐसे में लेकिन वित्त मंत्रालय के आयकर विभाग ने ये बड़ी चेतावनी जारी करते हुए छापेमारी शुरू कर दी है। आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये वित्त मंत्रालय का प्रेस नोट है। अब इस प्रेस नोट में साफ साफ जानकारी दी गई है कि आईटीआर जिन्होंने भी गलत भरा था, जिन्होंने भी गलत रिटर्न का अप्लाई किया था, उनके खिलाफ छापेमारी शुरू कर दी गई है। 14 जुलाई 2025 की ये खबर है, बड़ी खबर है दोस्तों। अब देखिए, आयकर विभाग ने आज देश भर में कई जगहों पर बड़े पैमाने पर वेरिफिकेशन अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य आयकर रिटर्न आईटीआर में कटौतियों और छूटों के फर्जी दावे करने वाले लोगों और संस्थाओं को निशाना बनाना था। यह कार्रवाई आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत कर लाभों के दुरुपयोग, जो अक्सर पेशेवर बिचौलियों की मिलीभगत से होता है, कि गहन जांच के बाद की गई है। यानी कि बड़ी कार्रवाई शुरू की गई है। तो ऐसे में अब जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं या पेंशनर्स हैं, उनको किस तरीके से ध्यान में रखने की जरूरत है, क्या क्या हरकतें करनी है, क्या नहीं करनी है, उसका पूरा ब्यौरा यहाँ पर दिया गया है। किस किस सेक्शन के तहत अगर आपने आईटीआर मतलब फिलअप करके इनकम टैक्स का रिटर्न का क्लेम किया है, तो क्या क्या ध्यान देने की जरूरत है, ये सारी बातें यहाँ पर की गई है। और दो टूक अगर आपको बोलूं तो आपने जो ध्यान देना है कि आप गलत जगहों पर आपका आईटीआर ना भरें, उसी से भरें जिसको जानकारी है। आप यहाँ देख पा रहे हैं, करदाताओं को दोबारा सलाह दी जाती है कि वे अपनी आय और संचार निर्देशांक का सही विवरण दर्ज करें और अनुचित रिफंड का वादा करने वाले
अनाधिकृत एजेंटों व बिचौलियों की सलाह से प्रभावित न हो। चौतरफा छापा पड़ा है और वित्त मंत्रालय का साफ साफ आपके लिए, हम सभी के लिए गाइडलाइन यही है कि जहां तहां से आईटीआर फाइल ना करें। अगर आपको अच्छी तरीके से आता है तो खुद फाइल करें, नहीं तो कहीं भी डाउट है आपको आईटीआर फाइल करना है तो सीए का आप हेल्प लें, क्योंकि आईटीआर फाइलिंग अगर गलत तरीके से किया गया, गलत तरीके से गलत डिटेल्स के साथ आपने आईटीआर क्लेम कर लिया, आपको पैसा मिल भी गया, लेकिन आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओआरओपी की बड़ी गड़बड़ी पकड़ी गई, आपको गलत टेबल से तो भुगतान नहीं हुआ, चेक करें, बढ़ेगा पेंशन आपका भी। जी हां दोस्तों, ये पाया गया है कि बहुत सारे पेंशनर्स को गलत टेबल के साथ भुगतान कर दिया गया है। जी हां, खास करके डीएससी के पेंशनर। दोस्तों, डीएससी के जो पेंशनर डीएससी से पहले कोई और पेंशन नहीं लेते हैं, जैसे कि आर्मी का पेंशन लेते हैं, अगर आर्मी का पेंशन नहीं लेकर केवल डीएससी का पेंशन लेते हैं तो उनका वो पेंशन फर्स्ट पेंशन कहलाता है। तो ऐसे फर्स्ट पेंशन के केस में डीएससी के पेंशनर को रेगुलर आर्मी के बराबर का पेंशन लागू है। लेकिन अगर कोई सेकंड पेंशन ले रहा है तो उनके लिए ओआरओपी में अलग टेबल है, अलग ही उनका पेंशन का अमाउंट है जो थोड़ा सा कम है। तो ऐसे में यह भी पाया गया है कि जिनको फर्स्ट पेंशन के हिसाब से पेंशन मिलना है उनको भी सेकंड पेंशन के हिसाब से भुगतान कर दिया गया। अब ये देखिए, ये जो पेंशनर ने मुझे जानकारी दी है। जय हिंद सर जी। सर जी, मेरे पिताजी ने 10 साल पैनियर में नौकरी की है सर जी, पैनियर में, पैनियर कोप्स में, और 7 साल डीएससी में। पर सर जी इससे इनकी 17 साल सर्विस है टोटल, पर इनको सर जी एक ही पेंशन मिलती है सिर्फ डीएससी से। अभी आपने देखा पेंशनर ने कहा कि आर्मी का सर्विस और डीएससी का सर्विस दोनों जोड़ करके उनकी माताजी को पेंशन मिला है, लेकिन हकीकत में क्या हुआ है वो आगे मैं डॉक्यूमेंट दिखा के समझाना चाहूंगा। चलिए डॉक्यूमेंट देखते हैं। दोस्तों, जैसे अभी आपने सुना कि पेंशनर का आर्मी का और डीएससी का दोनों पेंशन को मिला करके एक जगह पर एक ही लेंथ ऑफ सर्विस ले करके उनको डीएससी का पेंशन मिलता है। अब उनका पीपीओ देखिए। अब ऐसे कंडीशन में इनका ये जो पीपीओ है आप देख पा रहे हैं, डीएससी में 75 में भर्ती थे, 82 में वो रिटायर हो गए थे, यानी कि डीएससी का सर्विस 7 साल का है। उसके साथ साथ उनका पूरा आर्मी का सर्विस भी यहाँ जोड़ा गया और उनका टोटल जो क्वालिफाइंग सर्विस है 17 साल लिया गया है। सब कुछ यहाँ पर ठीक है, लेकिन गड़बड़ी कहाँ हुई है? बहुत बड़ी गड़बड़ी है, ये कहीं ना कहीं धांधली है। क्योंकि दोस्तों अब आपको दिखाना चाहूंगा, ये 17 साल के लेंथ ऑफ सर्विस के ये ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट लेने वाली फैमिली पेंशनर है, सिपाही रैंक के। अब देखिए इनको बेसिक पेंशन कितना दिया गया है? जुलाई 2024 से इनको बेसिक पेंशन 11,460 रुपए दिया गया है। ये देखिए, ये ओआरओपी 3 लागू हो जाने के बाद का पीपीओ है, अप्रैल 2025 में निकला हुआ पीपीओ है। 11,460 रुपए एक सिपाही रैंक के, ये देखिए सिपाही रैंक के डीएससी के फैमिली पेंशनर को दिया गया है। 17 साल के लेंथ ऑफ सर्विस वाले फैमिली पेंशनर को पे लेवल 03 यानी कि सिपाही रैंक का जो है इनका पेंशन है 11,460 रुपए। अब चलिए मैं आपको ओआरओपी में डीएससी पेंशनर का सेकंड और फर्स्ट पेंशन को लेके रूल क्या है वो दिखाना चाहूंगा। दोस्तों, ये जो सर्कुलर आप देख पा रहे हैं ये ओआरओपी 1 का सर्कुलर है। ये जब ओआरओपी 1 लागू हुआ था तब का सर्कुलर है। अब इस सर्कुलर का पैराग्राफ नंबर 5.4 में मैं आपको लेके चलना चाहूंगा। ये देखिए पैराग्राफ 5.4, रिवीजन ऑफ पेंशन ऑफ डीएससी। डीएससी वालों का पेंशन कैसे रिवाइज किया जाएगा? पेंशन ऑफ डीएससी पर्सनल हु आर इन रिसिप्ट ऑफ पेंशन फॉर डीएससी सर्विस ओनली, that is those who are getting single pension for the services rendered both in the army and DSC by way of counting former service in the army along with the service in the DSC। जैसे अभी अभी मैंने आपको दिखाया उन्हीं पेंशनर का वही केस है। पहले आर्मी का सर्विस भी डीएससी में इंक्लूड करके काउंट किया गया। उनका जो पेंशन है वो पेंशन कैसे काउंट किया जाएगा? सेल बी रिवाइज्ड बेस्ड ऑन द सेम रेट्स एज प्रोवाइडेड फॉर रेगुलर आर्मी टेबल्स। यानी कि अगर किसी डीएससी के पेंशनर को केवल एक ही पेंशन मिलता है और आर्मी वाला सर्विस भी डीएससी में इंक्लूड करके उनको पेंशन दिया गया है, तो जो रेगुलर आर्मी का टेबल है उसके हिसाब से उनको पेंशन मिलेगा। साफ साफ बोलता है ओआरओपी का रूलिंग। अब चलिए ओआरओपी 3 का टेबल से बड़ा खुलासा करता हूं। दोस्तों, ये है ओआरओपी 3 का टेबल नंबर 27 और टेबल नंबर 27 के हिसाब से जो रेगुलर आर्मी के फैमिली पेंशनर, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट लेने वाले जो पेंशनर हैं उनका ये टेबल है। अब 17 साल का लेंथ ऑफ सर्विस में इसको थोड़ा और जूम करके मैं आपको दिखाता हूं। ये रहा 17 साल का लेंथ ऑफ सर्विस में फैमिली पेंशन कितना होना चाहिए था?
12,278 रुपए, जबकि पेंशनर को कितना मिला 11,460 रुपए। ये देखिए, ये वही टेबल है, ये देखिए रेट्स ऑफ ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट, ये आर्मी वालों का है, यानी कि इसी हिसाब से इनको मिलना था। आपने रूल भी देख लिया। अब इनको मिलना था 12,278 रुपए, 12,278 के बजाय इनको कितना मिला 11,460 मिला। यानी कि आगे दिखाता हूं 11,460 इनको कैसे मिला। ये रहा 27, ये रहा 28 नंबर टेबल और ये रहा 29 नंबर टेबल। ये देखिए, अब ये 29 नंबर टेबल, रेट ऑफ ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट एज पर ओआरओपी रिवीजन विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2024 फॉर जेसीओज एंड अदर रैंक्स ऑफ डीएससी ड्रॉइंग देयर सेकंड पेंशन। अब सेकंड पेंशन वालों का ये टेबल है और इसी टेबल को जूम करके मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए 17 साल, ये देखिए 17 साल लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से ये सिपाही वाला कॉलम है। ये देखिए सिपाही वाला कॉलम है और सिपाही वाला कॉलम के हिसाब से उनको 11,460 रुपए, यानी कि डीएससी का सेकंड पेंशन वाला टेबल के हिसाब से दिया गया है। हकीकत में क्या हुआ है, उनको ओआरओपी का रेगुलर पेंशनर के हिसाब से पेंशन मिलना चाहिए था टेबल नंबर 27, लेकिन उनका टेबल नंबर 29 के हिसाब से पेंशन दिया गया है। तो ऐसे में आपके साथ भी अगर ऐसा हुआ है तो आपको भी जागरूक रहना, और जागरूक रहने के लिए आपको चेक करना जरूरी है कि आपका जो पेंशन मिला है वो कौन से टेबल के हिसाब से मिला है, क्या सही के हिसाब से मिला या नहीं मिला है। अगर आप खुद चेक करने में असमर्थ हैं तो आप मुझसे आपका पीपीओ वगैरह शेयर करके जानकारी ले सकते हैं। अगर मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो चैनल को ज्वाइन कीजिए, आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, फिर आप अपनी पेंशन से जुड़ी हुई जानकारी मेरे साथ साझा करके आप मेरे से गाइड ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी जाएगा आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।